So in first chapter in unit and dimension we already have talked about physical quantity. Physical quantity क्या होती है? ऐसी quantity जिनको measure किया जा सकता है. Those quantities are said to be physical quantity. जिन quantities को हम measure कर पाते हैं उनको physical quantity बोलते हैं. वहाँ पर हमने physical quantity के कुछ types पढ़े थे. वहाँ पर हमने physical quantity के कुछ types पढ़े थे. अब वहाँ पर types क्या पढ़े थे हमने? Physical quantities are like constant, variables ये पढ़े थे. बट वहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था. Physical quantities are of two types also. One is scalar and second is vector. तो यहाँ पर हम केवल जो स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे. मतलब फिजिक्स में जितनी क्वांटिटी है उनको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. कुछ को स्केलर में, कुछ को वेक्टर में. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे यदि टाइम पूछूंगा अभी, तो आप मुझे टाइम बताएंगे कि सर 4:45 हुआ है या ऐसा कुछ टाइम बताएंगे आप मेरे को. तो बट इसमें दिशा बताने की तो कोई जरूरत नहीं है. यस और नो? डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है. या आप मुझे जो टाइम बता रहे हैं अपने फ्रेंड को भी वही टाइम बताएंगे. यस और नो? तो पूरे अपने सिटी में या पूरे एरिया में टाइम तो एक ही होगा. टाइम अलग अलग तो नहीं होगा ना. यस और नो? बट यदि आपसे मैं किसी फ्रेंड का पता पूछूं तो आप मुझे बताएंगे सर ऐसे करके चले जाओ इस डायरेक्शन में, सर ऐसे करके चले जाओ इस डायरेक्शन में. तो आप हाथ दोगे, मतलब आप मेरे को एक डायरेक्शन दोगे. तो कुछ क्वांटिटी होती है जो डायरेक्शन की नीड रखती है, दोस क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर. और कुछ क्वांटिटीज जो डायरेक्शन की नीड नहीं रखती हैं, दोस आर कॉल्ड स्केलर. सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन बिटवीन क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटी. वन मोर क्वांटिटीज आर कॉल्ड टेंसर. कुछ ऐसी क्वांटिटी हैं जो वेक्टर भी नहीं होती, स्केलर भी नहीं होती है. वो क्या होती है? टेंसर हुआ करती हैं. समझ गए? वो एक अलग बात है, वो बहुत रेयर केस है, उसको भी हम देख लेंगे. बट तो सबसे पहला स्केलर क्वांटिटी जैसा लिखा हुआ है. व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? द क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली बट नो डायरेक्शन. ऐसी क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्केलर. फॉर एग्जांपल मास के पास मैग्नीट्यूड तो है, क्योंकि आप मार्केट में कुछ परचेज करने जाओगे तो आप उसको किलोग्राम में लोगे, क्योंकि क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड हुआ करता है. वो किलोग्राम क्या है? उसकी यूनिट है ना. तो मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया, स्पीड हो गया. तो ये जो क्वांटिटीज है, वर्क हो गया, एनर्जी हो गई. आप कहोगे मेरे अंदर बहुत एनर्जी है. ओके, आप कहोगे मैं बहुत स्लो फील कर रहा हूं, मेरे अंदर कम एनर्जी है. तुमने कितना वर्क किया? मैंने 5 जूल वर्क किया, मैंने 10 जूल वर्क किया. तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती है उनको हम क्या बोलेंगे? स्केलर. और ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन होती है उनको अपन क्या बोलेंगे? वेक्टर. क्लियर हुआ? स्केलर क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन नहीं है. इसके बाद एक और चीज बहुत जरूरी है कि स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप सिंपल अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हो. समझ में आया? आप सिंपल अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हो. व्हाट इज सिंपल अलजेब्रा? आज तक जो आप अलजेब्रा पढ़ते हुए आए हो उसे हम बोलते हैं सिंपल अलजेब्रा. आज तक जो अलजेब्रा पढ़ते हुए आए हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल अलजेब्रा. जैसे कि आपके पास एक पेन में 2 किलोग्राम मास है, आपने उसमें 4 किलोग्राम मास और डाल दिया तो मास कितना हो जाएगा? 6 किलोग्राम. क्लियर हुआ? अगर आपके पास एक वॉल्यूम है 2 लीटर का, आपने उसमें 4 लीटर वॉल्यूम बढ़ा दिया तो न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 6 लीटर का. तो अलजेब्रा जो स्केलर होते हैं वो किस अलजेब्रा को फॉलो करते हैं? सिंपल अलजेब्रा. कौन सा अलजेब्रा? समझ में आया? जो स्केलर्स होते हैं वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करते हैं. सिंपल अलजेब्रा मतलब आज तक आप जो अलजेब्रा पढ़ते हुए आए हैं उन्हीं अलजेब्रा को स्केलर फॉलो करेंगे. साथ में मैंने क्या बताई? इनमें डायरेक्शन नहीं होती, केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड. डन? क्लियर हुई? These quantities are called scalar. अंजलि केवल समझना उससे, वो घर के लिए नोट्स है कि ये हो गया. नेक्स्ट वेक्टर. अभी मैंने बताया कि आपको कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जहां पर आपको डायरेक्शन की जरूरत होती है. भोपाल चले जाओ. अब भोपाल चलाने जाने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको आज भेजना शुरू किया तो आप बोर्ड देखोगे, यहां से जाने के बाद देखोगे कि कहां लिखा है कि भोपाल का डायरेक्शन क्या. देखोगे कि नहीं देखोगे? ऐसे तो कहीं चले नहीं जाओगे ना कि हाँ
डायरेक्शन भी कंपलसरी होता है। उनको अपन स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड, ओके, और यहाँ पर डायरेक्शन की भी जरूरत हुआ करती है। जैसे एग्जांपल आपने 10th क्लास में खूब पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, खूब रटा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, मतलब जो मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं किताब में बनी रहती रही, यहां से निकल के यहां जाती रही है, बनी रहती रही ना। तो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन क्या थी? नॉर्थ टू साउथ। तो मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? वेक्टर को किसकी मदद से जोड़ा घटाया जाता है? नॉट सिंपल अलजेब्रा, एक अलग ही तरीके का मैथमेटिक्स उसके लिए बनाया गया है। दैट अलजेब्रा इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा। समझ में आया? तो वेक्टर क्वांटिटीज को सॉल्व करने के लिए एक अलग ही अलजेब्रा हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पूरे फिजिक्स में 50% क्वांटिटी वेक्टर है और 50% स्केलर है। तो जहां तहां वेक्टर जोड़ने को आएगा, जहां तहां स्केलर जोड़ने को आएगा, तो दोनों को ऐड तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसी क्वांटिटीज जो वेक्टर होती हैं उनको वेक्टर अलजेब्रा की हेल्प से जोड़ोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, और जो क्वांटिटी स्केलर है उनमें सीधा बचपन वाला रूल 2 और 2 4, उसमें वही लगना है, मगर वेक्टर अलजेब्रा का मैथमेटिक्स अलग से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी ओनली प्रोसेस्ड बाय, एडेड बाय, सब्ट्रैक्टेड बाय वेक्टर अलजेब्रा। तो 2 डिफरेंस तो पता चल गया आपको स्केलर में और वेक्टर में। ओके, डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, वेक्टर में डायरेक्शन, स्केलर में नो डायरेक्शन। वेक्टर की प्रोसेसिंग वेक्टर अलजेब्रा, स्केलर की प्रोसेसिंग सिंपल अलजेब्रा। ओके, ये हो गई डायरेक्शन। यस, द क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ओबेज, वेरी गुड, obeys vector law of addition. Yes, they are not obeying vector law of addition, but they are obeying vector law of addition. वो सिंपल एडिशन का इस्तेमाल करते हैं, and this is using vector law of addition. Okay, and vector multiplication also. इनकी एक अलग ही दुनिया है मल्टीप्लाई होने की, सम होने की। इनमें ये नहीं कि 5 और 5 10, no, not necessary. For example, displacement, velocity, acceleration, force, momentum, these are all vector quantity. एक एग्जांपल बताता हूं, आप यहां से यहां गए, डिस्प्लेसमेंट आपने किया, आप सीधे बैठे हैं, आप अपनी पोजीशन से कुछ दूरी तक चले गए, यस, तो यहां कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? O to A, दिस इज 2 मीटर, O to A। तो अगर आप O से A को 2 मीटर शो कर रहे हैं वेक्टरली और वापस आ गए A to O, वापस आ गए A to O, उतना ही वापस आ गए, तो अब स्टार्टिंग है A और बैक क्या है? O। तो क्या लिखोगे? A O, दिस इज व्हाट? नॉट 2, दिस इज -2, बिकॉज वेक्टर डायरेक्शन सेंसिटिव होता है, वेक्टर में डायरेक्शन आपको लेना पड़ता है। ओके, नाउ ऐड कर दो, गए और वापस आए, कहां पर पहुंच गए? 0। तो आंसर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? दोनों को ऐड करोगे, आंसर कितना? 0। बट दिस इज वेक्टर प्लस वेक्टर, एंड वेक्टर प्लस वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर, वेक्टर प्लस वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर। चले कहां से? O से, पहुंचे कहां पर? O पर। अरे O से वापस तो एक ऊपर आ गए ना, तो नाउ दिस इज OO वेक्टर, एंड OO वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। OO वेक्टर इक्वल टू, इसका नाम A ले लो थोड़ी देर के लिए, A से चले और घूम करके वापस आ गए, पहले गए और बाद में आ गए, बैक, है ना, बैक होकर के आ गए, A से B तक गए, B से A। तो देखो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट AA वेक्टर इक्वल टू हाउ मच? 0 वेक्टर, क्योंकि वेक्टर और वेक्टर का सम क्या होता है? 0 वेक्टर। ओके, हाँ, वेक्टर वेक्टर का सम वेक्टर ही होता है। फिलहाल इन दिस केस हियर इट इज 0। डन। वेक्टर और वेक्टर का सम हमेशा वेक्टर, वेक्टर और वेक्टर का डिफरेंस हमेशा वेक्टर। समझ गया ना? क्लियर ना? क्लियर हुआ? सो दिस इज वेक्टर। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल, आपके पास एक 5 न्यूटन का फोर्स यहां लग रहा है, 5 न्यूटन। अब न्यूटन क्या है? फोर्स को नापने की यूनिट। फोर्स को किस में नापोगे? किलोग्राम में, लीटर में, ये न्यूटन में। फोर्स को किस में नापेंगे? न्यूटन में। समझ गया ना? फिजिक्स यही तो सिखाती है। व्हाट इज फिजिक्स?
स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनन। ओके, उनको नेचुरल इवेंट को लॉस की शक्ल में पढ़ना। मैं तुम्हें एक चांटा मारूंगा, मैं तुम्हें 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तुम्हारे गालों पे, तुम 2 मीटर के डिस्प्लेसमेंट से खसक जाओगे। ये दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। ओके, तो सारी नेचुरल चीजें हैं, है ना? चांटा मारना, गाली देना, लड़ाई करना, पकड़ के पटक देना, ये सारी चीजें नेचुरल हैं। इनको लॉज में बांध देना, गाली देना। मैं तुम्हारे तरफ एक वॉइस का सिग्नल भेजूंगा, ठीक ना, जो इतने एम्पलीट्यूड का होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होगी, है ना, जो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। तो फिजिकल है, ऑल फिजिकल है, ठीक ना। तो 5 न्यूटन का फोर्स यहां लगाया, एक ने 5 न्यूटन का फोर्स यहां लगाया, 2 लोग खड़े हैं। अब देखो फिजिकली तो बिल्कुल अजीब लगेगा आपको, एक बच्चा बीच में खड़ा हुआ है, एक लड़का बीच में खड़ा हुआ है, एक ने 5 न्यूटन का झापड़ मारा यहां से, एक ने 5 न्यूटन का झापड़ मारा यहां से, दोनों तरफ से। आंसर टोटल फोर्स इक्वल टू कितने न्यूटन? 0 न्यूटन। बीच वाले से पूछो क्या दशा होगी, कभी 0 न्यूटन होगा क्या? कभी नहीं होगा। ओके, मतलब बट इट इज करेक्ट, इट इज फिजिक्स के हिसाब से ये क्या है? करेक्ट है। ये 5 न्यूटन का यहां लगा रहा है, 5 न्यूटन का यहां फोर्स लगा रहा है, तो आंसर रिजल्टेंट इक्वल टू 0 न्यूटन। फिजिक्स के हिसाब से देखो, एक ब्लॉक रख दो, एक जन 5 के फोर्स से यहां से खींचे, एक जन 5 के फोर्स से यहां से खींचे, उस पर लगने वाला टोटल फोर्स 0। क्यों? अगर कुछ भी फोर्स लगता तो ब्लॉक खिसकता, मगर ब्लॉक टच से मस नहीं हुआ, मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लगा। समझ में आया ना? अब मैं अकेले इस कुर्सी को खींच लूं, ये खिसक गई, मतलब इस पर फोर्स लगा, पुल लगा, ये फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में। तो फोर्स भी कैसा है? डायरेक्शन। फोर्स में डायरेक्शन देना पड़ेगा ना। मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा, ठीक है, मारोगे, ठीक है, कितने न्यूटन से मारोगे वो तो हो गया मैग्नीट्यूड। कहां मारोगे, किस डायरेक्शन में मारोगे, ऐसे करके मारोगे या ऐसे करके मारोगे या ऐसे करके मारोगे, अलग अलग स्टेप होते हैं ना। तो इसलिए बिकॉज ऑफ डायरेक्शन दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। तो 5 और 5 का सम कितना आ रहा है? 0। और सीधे वैसे करते हो 5 और 5 का सम कितना आता है? 10। तो इसमें कौन सा अलजेब्रा लगा? सिंपल अलजेब्रा कि वेक्टर अलजेब्रा? वेक्टर अलजेब्रा। क्लियर? नॉट क्लियर? बन जाएगा ना? यस। तो एग्जाम्पल, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। नेक्स्ट रिजल्टेंट, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रिजल्टेंट। ये अपन पढ़ने वाले हैं कुछ वेक्टर के बारे में। यस, लिखिए एडिशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ वेक्टर। अब अगला टॉपिक मैं बता रहा हूं आपको, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 लॉज। एडिशन ऑफ वेक्टर को 2 लॉ से पढ़ा जाता है। लिखना नहीं है, सुनना है। एडिशन ऑफ वेक्टर को 2 लॉ से पढ़ा जाता है। हेडिंग सुनो, मैंने पूरे नोट्स आपको दे दिए, सब लिखा हुआ उसमें, कुछ भी नहीं लिखना अपनो, केवल क्वेश्चन करेंगे अपन। एडिशन ऑफ वेक्टर को 2 लॉ से पढ़ा जाता है। फर्स्ट ट्रायंगल लॉ, सेकंड इज पैरेललोग्राम लॉ। पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ, सेकंड लॉ है पैरेललोग्राम लॉ। तो पहला लॉ अपन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं विद द नेम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस लॉ का यूज 2 वेक्टर क्वांटिटीज के एडिशन में किया जाता है। 2 वेक्टर क्वांटिटीज के एडिशन में, 2 वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए करोगे ना, क्योंकि हम एडिशन ही तो पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ कहता है कि अगर आपके पास कोई 2, सुनो, दिस लॉ इज सेइंग दैट इफ 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग 2 कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, देखना, अगर 2 वेक्टर किसी ट्रायंगल की 2 लगातार साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मैंने पहला वेक्टर लिखा। वेक्टर लिखने के लिए क्या लिखते हैं? नीचे क्वांटिटी और उसके ऊपर क्या लगाते हैं? एरो। नीचे क्वांटिटी और ऊपर एरो। दिस इज फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज सेकंड वेक्टर। देखिए पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है। इसका नाम आप ले लो, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है O, इसका ये पॉइंट का नाम है क्या? A। तो एक्चुअली इसका पूरा नाम क्या हुआ? इसका पूरा नाम हुआ OA वेक्टर, और इसका घर का नाम क्या
कि हाँ ये ट्रायंगल की दोनों साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको पास लो प्लस को हटा के, क्योंकि अपन इनको जोड़ रहे हैं, दो वेक्टर को अपन जोड़ रहे हैं, समझ गए ना। इनको पास लेके आओ, तो यदि ये पास लेके आओगे तो आपके सामने कुछ ऐसा बनता दिखाई देगा, ये है O, ये है A, इसका नाम है वेक्टर A, छोटा नाम इसका, और ये बन गया देखो B। दिखा दिखा कि नहीं दिखा? दोनों को जोड़ दिया B। तो अगर दो साइड, अगर दो वेक्टर्स, कोई भी दुनिया के दो वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की दो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन दोनों वेक्टर का जो सम होता है वो बनने वाले ट्रायंगल की तीसरी साइड होती है। Then the resultant of these two vector will be the third side of the triangle. तो बनने वाले ट्रायंगल की थर्ड साइड होती है। So now the resultant is this third side. मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड होगी। Then the sum of these two vector is the given by the third side. तो if this is vector A, if this is vector B, then their resultant is the third side, but taken in opposite order. Taken in opposite order. इस लाइन का मतलब ये U जा रहा है, ये U जा रहा है, तो आप बोलोगे सर उसको पैक कर दो, वो हो जाएगा क्लोजिंग ऑर्डर। देखो ये ऐसा गया, ये इधर की तरफ गया, ये इधर की तरफ गया, अब इसको ऐसे ले आओ, मैं आपको ट्रायंगल बनाने बोलूंगा क्या करो, ये ऑर्डर कौन सा है? क्लोजिंग ऑर्डर? नो, अपोजिट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर लेना है? अपोजिट ऑर्डर। तो थर्ड साइड शुड बी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर, नॉट साइड, अपोजिट ऑर्डर। तो जो तीसरा वेक्टर आएगा, जो सम होगा, वो किस ऑर्डर में होगा? अपोजिट ऑर्डर में। देखो बेटा ये ऐसे जा रहा है ना, ये ऐसे जा रहा है, तो जो तीसरा वेक्टर ज्वाइन करेगा कहां से? इनिशियल टू फाइनल, इसी को तो ज्वाइन करेगा, इनिशियल टू फाइनल, तो इसकी तरफ जाएगा। देन दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट। तो दिस इज वेक्टर A प्लस वेक्टर B। सो नाउ OB वेक्टर का छोटा नाम OB वेक्टर इज व्हाट? OB वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज वेक्टर A प्लस वेक्टर B। मोreover you can write this OB वेक्टर इज इक्वल्स टू A किसका नाम था? OA प्लस व्हाट? AB। समझ में आया? So this is the your resultant. Once again I stating this result, stating this law. Triangle of vector addition is what? If any two sides, if any two vectors representing consecutive two sides of a triangle, अगर दो कोई वेक्टर ट्रायंगल की दो लगातार साइड को दिखा रहे हैं, then the third side of the triangle will be the resultant vector. जो तीसरी साइड होगी वो रिजल्टेंट वेक्टर होगी। मे भी आपकी बुकलेट में अलग अलग कुछ स्टेटमेंट में दिया होगा, वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत, है ना। तो ये होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हो गया? तो इसका और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये चीज निकलेगी। समझ में आया? रिजल्टेंट। तो अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसकी लेंथ। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? लेंथ। तो इसकी जो लेंथ निकलेगी वो मैग्नीट्यूड होगी। इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये जो डायरेक्शन निकलेगा ये मैग्नीट्यूड वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ये वाला। ये जो डायरेक्शन होगा वो अल्फा ले लो। अल्फा क्या होगा? डायरेक्शन। अल्फा क्या होगा? डायरेक्शन। क्लियर है ना? अल्फा डायरेक्शन होगा। अब देखो एग्जांपल थोड़ा सा समझाता हूं। आप जा रहे हो रास्ते में, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, यस। आप जा रहे हो रास्ते में, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। आप यहां पे कुछ ऐसा पानी आता जा रहा है आपकी तरफ, ऐसा पानी आ रहा है आपकी तरफ, ओके? समझ में आया ना? तो आपको जो छाता उठाना पड़ेगा, छाता कैसा? फ्लैट लोगे? फ्लैट लोगे तो भीग जाओगे, तो आपको छाता उठाना पड़ेगा, तो कैसे? बेसिक से थोड़ा सा एंगल लेना पड़ेगा ना। तो ये एक वेक्टर है, पानी भी आ रहा है एक वेक्टर में, तो दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में आपको छाता लेना पड़ेगा, क्योंकि आप भी मूव कर रहे हो। याद रखना, जब आप सीधे खड़े होते हो तो आपको छाता अलग रखना पड़ेगा, और अगर आप चल रहे हो तो छाता आपको और झुकाना पड़ेगा। कभी गाड़ी में बैठ के छाता लगाया हो तो सीधे खड़े में आपको यदि छाता रखना पड़ेगा इतने एंगल में, तो यदि गाड़ी में चल रहे हो तो आपको छाता और जोड़ कर रखना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है ना? क्योंकि जब आप चल रहे होते हो तो आपकी स्पीड काउंट होती है। समझ गए ना? रुके हुए हो तो पानी का जो एक्चुअल
फिजिक्स में लेके आऊंगा है, ये सारी चीजें फिजिक्स में लेके आएंगी। तो अभी क्या बताया मैंने, रिजल्टेंट जो आया है उसकी डायरेक्शन क्या है, क्लियर नॉट क्लियर, आ गया ना। सो दिस इज लॉ वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना, ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकेंड लॉ इज पैरेललोग्राम लॉ, सेकेंड लॉ इज पैरेललोग्राम लॉ। अभी मैं डेरिवेशन कराऊंगा इसका, डोंट वरी, अभी मैं इसका पूरा डेरिवेशन कराऊंगा, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लॉ इज पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि अगर कोई दो साइड्स पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को, अगर कोई दो वेक्टर पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, if two vectors representing the adjacent sides of parallelogram, then their sum, तो उनका जो सम होगा वो उनके दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाला डायगोनल होगा, ठीक है ना। अभी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखो आपके पास एक वेक्टर ये है, ये एक वेक्टर आपके पास, सपोज इसका नाम ले लो O, O इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, ये वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है OA, इसका शॉर्ट का नाम क्या ले लिया अपन ने, वेक्टर A। एक वेक्टर ये ले लिया, यस, ये इसका नाम ले लिया B, ये क्या हो गया, वेक्टर B। समझ में आया? क्या ये दोनों पैरेललोग्राम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बनाने की कोशिश करो। इसके पैरेलल एक वेक्टर खींच दो यहाँ पे, पैरेलल, बेटा वेक्टर को पैरेलल करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप पैरेलल वेक्टर बनाओगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी वही होगा, मतलब इक्वल उसको वेक्टर को आप ट्रांसफर कर सकते हो। देखो ये है वेक्टर, आप इसको वेक्टर को ऊपर ले जाओ, यहां खसका दो, ये भी वेक्टर ही होगा। कारण क्या डायरेक्शन बदली? नहीं बदली ना। डायरेक्शन बदली क्या? डायरेक्शन तब बदलती है जब एंगल बदलो, तब बदलती है डायरेक्शन। ये आप पैरेलली शिफ्ट हुए हो, डायरेक्शन नहीं बदली। मैग्नीट्यूड बदला नहीं, दो ही चीज तो है वेक्टर में, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो आप इस वेक्टर को ऊपर शिफ्ट कर दो, नीचे शिफ्ट कर दो, कभी भी वेक्टर में चेंज नहीं आता। शिफ्टिंग वेक्टर का एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है शिफ्टिंग। समझ में आया? अब कैसे, ये एक ब्लॉक है, दीवार है, आपने कुछ कुंदे लगा रखे यहाँ पे, एक कुंदा ये लगा रखा है, एक कुंदा ये लगा रखा है, एक कुंदा ये लगा रखा है, एक कुंदा ये लगा रखा है। एक बार यहां खींचते हो 5 न्यूटन से, एक बार यहां खींचते हो, एक बार यहां खींचते हो, एक बार यहां खींचते हो, बताओ मतलब एक ही है कि अलग अलग? 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हो, खींच तो दीवार को ही रहे हो ना, और पैरेलली तो खींच रहे हो हर बार, बोलो हाँ या ना। तो रिजल्ट क्या आएगा? एक ही आएगा। तो मतलब अभी के लिए, अभी तक की नॉलेज के हिसाब से ये रिजल्ट क्या एकदम सेम, क्लियर है ना। तो वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया ना? यस, आ रहा समझ में? पक्का? ठीक है, तो ये हो गया। तो अपने पास अगर दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर A, एक वेक्टर B, और दो वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब चिपकी हुई, दोनों आजू बाजू वाली, आजू बाजू वाली को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। अगर ये एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो किसकी एडजेसेंट साइड को? पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम बनाओ, ये देखिए पैरेललोग्राम पढ़ा है, आपस की आमने सामने की साइड क्या होती है? इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल भी हो गई, पैरेलल में हो गई, मतलब इक्वल वेक्टर हो गया। इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर। तो ये अगर वेक्टर ये है तो बेटा ये वाला वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर। गुड, ये भी होगा वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर में दो ही चीजें हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन भी वही है और मैग्नीट्यूड तो रूल है पैरेललोग्राम का कि जो नीचे वाली साइड वो ऊपर वाली साइड। बचपन में पढ़ते हैं ना अपन पैरेललोग्राम, ये बराबर ये लगाते थे, ये एक बराबर ये लगाते थे, याद आया ना। अब ये वेक्टर भी है तो ये भी क्या होगा? वेक्टर बी, ये भी होगा वेक्टर बी। तो बच्चों इनका कहना है कि इस स्थिति में अगर ऐसा कुछ है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इन दोनों के
डायगोनल से जाएगा। सो दिस इज योर रिजल्टेंट एंड रिजल्टेंट इज व्हाट, दोनों वेक्टर का सम, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर नॉट क्लियर, आ गया? तो ये हो जाएगा इन दोनों का सम। यस निशा, ऑल थिंग इज क्लियर? तो ये दोनों का सम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास कौन से लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। क्लियर हुआ? अब हम सॉल्व करते हैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना। ओके, डेरिवेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है? अब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड निकालना और डायरेक्शन निकालना किसी दो वेक्टर्स के सम का। दो वेक्टर का सम करेंगे, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना आएगा और रिजल्टेंट डायरेक्शन कितनी आएगी। फिर उस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। क्लियर है? चलो देखो बच्चों, पहले जान लो, ये एक वेक्टर होता है वेक्टर ए, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ये मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ। अगर आप बात करोगे मैग्नीट्यूड की तो उसको वेक्टर ए के मॉड से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज वेक्टर बट दिस इज व्हाट, ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, उस वेक्टर की लेंथ है। अगर वेलोसिटी की बात करोगे तो ये उसकी वेलोसिटी है, अगर फोर्स की बात करोगे तो ये उसका फोर्स है। जैसे मैं कंप्लीट बात करूं तो मैं बोलूंगा 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट, समझ में आया? 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड, 5 मैग्नीट्यूड, न्यूटन यूनिट, न्यूटन का यूनिट, एंड ड्यू इज क्या, डायरेक्शन। ड्यू इज क्या, डायरेक्शन। तो ये कंप्लीट क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है ना, सब कुछ तो बता दिया मैंने, यूनिट मैग्नीट्यूड बता दिया, यूनिट भी बता दी, डायरेक्शन भी बता दी। तो ये सारा का सारा क्या है, वेक्टर। सारा का सारा क्या है, वेक्टर। तो यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको लिखूंगा, मान लो एफ वेक्टर, इसका नाम क्या है मैंने दे दिया। अगर मैं एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं कि तेरे अंदर कितनी मैथमेटिकल दम है, तो आंसर क्या लिखूंगा, 5। क्या लिखूंगा, 5। बेटा मैग्नीट्यूड बॉक्स के अंदर रखोगे तो वो केवल मैग्नीट्यूड बताएगा। क्लियर हुआ? बॉक्स के अंदर रखोगे तो केवल क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। आप इसको अकेला, कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, अगर आपने ऊपर एरो नहीं लगाया तो भी ये केवल मैग्नीट्यूड ही बताएगा। यस, एरो लगाया मतलब आप वेक्टर की बात कर रहे हो, एरो हटा दिया या ये डिब्बा लगा दिया तो आप किसकी बात कर रहे हो, मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड समझ में आता है? मैग्नीट्यूड मतलब मैथमेटिकल दम। आप 10 न्यूटन का घूसा मार रहे हो, घूसा मारोगे तो दो बातें हैं, घूसे का दम 10, डायरेक्शन कुछ ना कुछ तो होगी ना, तो डायरेक्शन को हटा के जो पार्ट बनता है वो एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। क्लियर नॉट क्लियर? तो ये हो गया। तो ये मेरे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होता है ए वेक्टर, मॉड ए। इसी को आप क्या लिख सकते हो, सिंपली ए। एग्री नॉट एग्री? ठीक है ना? अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। आपके सामने हम लॉ निकाल रहे हैं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक्चुअली मैंने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाया, वो ट्रायंगल लॉ ही है बेसिकली। देखो मैंने पैरेललोग्राम में आपको बताया ये वेक्टर ए है, मैंने बताया ये वेक्टर बी है, फिर मैंने क्या कहा, आप इसके पैरेललोग्राम बना लो। तो आपने कुछ ऐसा किया, ये वेक्टर ए बना लिया यहां पर और ये क्या बना लिया, वेक्टर बी। बोलो यस। बच्चों ये ज्वाइन किया, देखो अब ये ट्रायंगल की लगातार दो साइड है, ये साइड, पहली साइड का नाम क्या हुआ, वेक्टर ए, दूसरी साइड का नाम ये देखो। तो अभी यार ट्रायंगल बन गया, नहीं बना? ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर दो लगातार साइड आपको दी गई है ट्रायंगल की, तो तीसरी साइड क्या होगी, उन दोनों का सम होगी। तो ये ट्रायंगल लॉ ही तो बन गया एक तरीके से, बस आपने क्या कर दी, शिफ्टिंग कर दी। समझ गया ना? तो मोर बेसिक लॉ क्या होगा, ट्रायंगल लॉ। समझ में आया? तो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करते हैं कौन, वेक्टर्स। ठीक है, अभी तक तो ये बताया मैंने कि एग्जैक्टली ये ऐसा होगा, ये सम होगा। अब कैलकुलेट करेंगे कि अपन का वैल्यू कितना निकलेगा, वो कैसे, चलो देखो। बच्चों हमारे पास दो वेक्टर है, पहला वेक्टर ओ से स्टार्ट हो रहा है और ए पर जाके रुक रहा है, तो इसका नाम है ओ वेक्टर और ये इसका मैग्नीट्यूड मैंने ले लिया है ए। बच्चों वेक्टर का नाम है वेक्टर ए, आपके लिए दोबारा लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड है इसका कितना, ए। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है, ए। ये एक वेक्टर है जिसका नाम है वेक्टर बी, ये पॉइंट है बी, बी तक गया है और यहां से यहां तक का ओ बी वेक्टर, यानी ओ ए वेक्टर को मैंने शॉर्ट में लिखा ए वेक्टर, तो ओ
ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज सपोज टू बी स्मॉल ए। दूसरा वेक्टर मैंने लिया क्या, ओबी वेक्टर, जिसका घर का नाम क्या दे दिया, बी वेक्टर, और ओबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि दम, यानी बी वेक्टर का दम क्या ले लिया, स्मॉल बी। क्लियर है? इन दोनों वेक्टर के बीच का कुछ ना कुछ एंगल है, उस एंगल का नाम क्या है, थीटा। समझ गए आप? क्या है, आप ये एक पॉइंट रखा हुआ है, कोई काऊ खड़ी हुई है, एक दोस्त है, दोनों लोग कोई टाइम पास करने को, फिजिक्स पढ़ने को बचा नहीं है, खाली टाइम है, चले गए, जंगल तो जाओगे नहीं, एक काऊ या डॉगी को पकड़ लिया, गले में रस्सी डाली, एक यहां से खींच रहा है 4 न्यूटन के फोर्स से और एक यहां से खींच रहा है 5 न्यूटन के फोर्स से। तो मेरा सवाल है, बताओ काऊ की या डॉगी की क्या हालत होगी, है ना? तो वो अपन को निकालना है। तो इन दोनों के बीच का कोई ना कोई तो एंगल होगा ना। 4 अगर दोनों इसी से, 5 ये वाला यहीं पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, फिर तो कोई फिजिक्स वाली बात ही नहीं है, फिर तो 2 और 2 4 वाली बात है, सिंपल है। तो अब यदि ये कोई एंगल है इनके बीच में तो क्या होगा, ये अपन निकाल रहे हैं कि एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा और रिजल्टेंट एंगल, काऊ कहां खिसकेगी, किसकी तरफ खिसकेगी, इसकी तरफ खिसकेगी या इसकी तरफ। तो ये तो दिख रहा है इसकी तरफ जाएगी ना, क्योंकि ये पहलवान है, हाँ या ना, मगर कितने एंगल से ये भी तो पता करना है, ऐसे तो बता नहीं सकते अपन कितने एंगल से। देखो बच्चों ये वेक्टर ये अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। भाई पैरेललोग्राम बना लो, बना लिया, जहां समझ में नहीं है बोलना है, ठीक है ना? तो ये जाएगा इसका रिजल्टेंट, ये जाएगा इसका रिजल्टेंट, इसका नाम है AOA, इसका नाम ले लो, B ले लो, इसका नाम, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया, B नाम ले लिया, ठीक है? ठीक है, चलो बच्चों ठीक है, ये हो गया अपने पास। अच्छा ये बताओ, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दो, जानबूझ के इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो बच्चों। इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ बताओ, लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, A स्मॉल a, बिना डायरेक्शन के, इसकी लेंथ कितनी है, बिल्कुल सही। अगर ये लेंथ B है तो ये लेंथ कितनी है, B, बहुत अच्छे। ये एंगल थीटा है, पूरा एंगल वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल थीटा है। बच्चों ये एंगल कितना है, अरे ये थीटा है तो ये कितना होगा, अरे ये भी तो A और B के बीच का एंगल है, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, दोनों सेम दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ या ना? जबरदस्ती नहीं कि मैं बोल रहा हूं, तो हाँ हो गया थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये भी तो A और B के बीच का एंगल है, ये वेक्टर A था, ये वेक्टर B था, इनके बीच का एंगल है, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्लियर होगा। चलो ठीक है, अब बच्चों यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो, ये साइड की लेंथ कितनी आपके लिए, B। अब तुम्हें क्या करना मालूम, तुम्हें मुझे ये लेंथ बतानी है, इसका नाम ले लो M, क्या नाम ले लो इसका, M, ठीक है ना? ये परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम दे दिया M। मुझे तुम्हें ये लेंथ बतानी है, ठीक है ना? तो शायद आपको ट्रिग्नोमेट्री याद आ गई हो, पढ़ी थी ना अपन ने कुछ दिन पहले ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री, ये देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल PAM, ट्रायंगल PAM, क्लियर है? हाँ, इन राइट ट्रायंगल PMA। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये देखो 90 बीच में पड़ रहा है, तो जो 90 बीच में था, 90 को नमस्ते करेंगे ना अपने बीच में रख के, ये 90 को बीच में रखा, नमस्ते कर लिया, ठीक है ना? PMA 90 डिग्री हो गया। अब PMA 90 डिग्री हो गया, अब अपन को ये चाहिए बेटा, इस एंगल के लिए ये वाली चीज होती परपेंडिकुलर, याद आया? और ये वाली चीज होती जमीन में क्या होती, बेस। क्या लगेगा बेस के लिए, कॉस थीटा या साइन थीटा, कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस है ना, कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू बेस क्या है, AM अपॉन हाइपोटेनस क्या है, PA। PA का छोटा नाम क्या है, B। PA की लेंथ कितनी है, B है ना? तो बेटा AM इक्वल टू हो गया B cos थीटा। AM की वैल्यू कितनी आ गई, B cos थीटा। तो बेटा ये जो लेंथ आई है ये हमारे पास क्या हो गई, B cos थीटा, ठीक है ना? और अब ये वाली लेंथ निकालना है जिसका नाम है PM। तो PM किससे निकलेगी, साइन थीटा का इस्तेमाल करके। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है, ठीक है, साइन थीटा का इस्तेमाल करके निकलेगी। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर PM अपॉन हाइपोटेनस क्या है, B। तो बेटा PM इक्वल
टू क्या होगा बी साइन थीटा। तो ये वाली जो लेंथ आ गई अपने पास क्या बी साइन थीटा। क्लियर, ये मैंने लिख दिया ऐसा करके बी साइन थीटा। ओके डन, क्लियर, ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया क्लियर। अब अपन को सॉल्व करना है बच्चों। एक मैं ट्रिक बता रहा हूं तुमको हमेशा के लिए। देखो अभी तक ये क्या था बी, तो हमेशा थीटा की तरफ जो टुकड़ा टूटता है ना वो होता है बी cos थीटा, और थीटा के जो परपेंडिकुलर टुकड़ा टूटेगा ना वो होगा क्या बी sin थीटा। ऑलवेज याद रख लो, जैसे ये है वेक्टर r, इसकी लेंथ है r। अब हमेशा मैं बताऊंगा नहीं r है ये थीटा है और ये परपेंडिकुलर है, मैं बोलूंगा ये कितना टूटेगा, क्या बोलोगे r cos थीटा, ये कितना टूटेगा r sin थीटा। जब ये r sin थीटा है तो ये भी क्या होगा r sin थीटा, समझ गया ना। हाँ, बेस कंपोनेंट cos में और परपेंडिकुलर sin में, मगर ऐसा नहीं कि बेस, अब देखो अब चेंज कर रहा हूं, ये r, चलो बोलो ये कितना टूटेगा। अब थीटा इस तरफ है तो r का थीटा के अलोंग कंपोनेंट क्या टूटेगा r cos थीटा, और ये क्या टूटेगा, हाँ समझ गया ना। तो थीटा की तरफ जो कंपोनेंट होता है, जैसे ये b है तो b का थीटा की तरफ क्या टूटा b cos थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर क्या टूटा परपेंडिकुलर रहेगा sin और बेस रहेगा cos थीटा की तरफ। बोलो ना, ऐसे क्यों याद करना, थीटा की तरफ cos थीटा और थीटा से दूर sin थीटा। क्लियर हुआ, अभी तो अपन ने प्रूफ कर लिया ना, अभी डरने की कोई बात नहीं है। चलो अब ये हमारे पास रिजल्टेंट है OP, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका कुछ नाम दे देते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं हम OP वेक्टर तो है ही है, इसका कुछ प्यारा सा नाम दे देते हैं R वेक्टर। क्या नाम दे देते हैं बच्चों, R वेक्टर। R का मतलब रिजल्टेंट होता है ना, मैंने इसलिए इसका नाम R दे दिया है ना, एक छोटा सा नाम। चलो बच्चों R वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा कैपिटल R, इसका मैग्नीट्यूड होगा कैपिटल R। अब हम निकाल रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड, क्यों, मैग्नीट्यूड में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती है, लेंथ में, लेंथ में ही तो पढ़ते हैं, साइड का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस, ये सारी की सारी क्या है लेंथ। तो अब लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, देखना ध्यान से, ट्रायंगल OMP दिख रहा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OMP, इन ट्रायंगल OMP राइट एंगल ट्रायंगल, MP 90 है, ठीक है ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP। देखो OMP में बोलो परपेंडिकुलर कौन है, सॉरी हाइपोटेनस कौन है, OP, यानी OP का स्क्वायर, OP डिस्टेंस का स्क्वायर, सब डिस्टेंस लिख रहा हूं, कहीं वेक्टर नहीं लग रहा हूं, इक्वल टू, हाँ बेस क्या है OM का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, बिल्कुल सही PM का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, OP का स्क्वायर इक्वल टू OM मतलब OA प्लस AM, OA प्लस AM का होल स्क्वायर प्लस PM का होल स्क्वायर प्लस PM का होल स्क्वायर, सब निकल आया ना। चलो OP का अपने OP की लंबाई मतलब OP का मॉड क्या है कैपिटल R, OP की लंबाई है ना, OP की लंबाई कैपिटल R, तो कैपिटल R इक्वल टू, देखना ध्यान से, OA प्लस AM का होल स्क्वायर। OA की वैल्यू क्या है A, OA की लेंथ क्या है बेटा, सब लेंथ चल रहा है, लेंथ, OA की वैल्यू क्या है A प्लस AM की लेंथ क्या है B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर, यानी R स्क्वायर होता है, R स्क्वायर होता है पाइथागोरस, R स्क्वायर इक्वल टू, ओपन करो, ये कैसे ओपन होगा A प्लस B का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों का मन अभी भी कर रहा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वो 2A भी भूल जाते हैं, बट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। निशा नींद आ रही है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B स्क्वायर मतलब B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देख बेटा समझ में आ रहा ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, 2 इंटू A इंटू B cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ, यानी R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। बच्चों 2AB cos थीटा, B स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है 1, पढ़े हो ना,
स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। cos b स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, कितना हो गया 1 इनसाइड द ब्रैकेट 2ab cos का क्या थीटा, यानी r रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos का थीटा। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब चेक करो बुकलेट में दिखा रिजल्टेंट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओपी था हाँ OP ही तो निकला है। यस बताया ना मैंने, OP का प्यार का नाम मान लो क्या R वेक्टर OP को मान लिया तो OP का मैग्नीट्यूड क्या होगा R, तो आप इसको OP भी लिख सकते हो बट OP मॉड में लिखना या OP सिंपल लिखना, वेक्टर मत लगाना क्योंकि ये लंबाई निकली है उसकी, ये उसका मैग्नीट्यूड निकला है। क्लियर है? तो R वेक्टर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। हाँ नोट करना है, वैसे तो लिखा हुआ है पूरा शीट में, एक बार देख लो, लिख लो लिख लो लिख लो, नोट करिए इसको। ओके जरा रुक जाओ 1 मिनट के लिए, हम डायरेक्शन और बता दें फिर नोट कर लेना। देखो बच्चों अब हम ये पूछ रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो आप हमसे एक सवाल करेंगे कि सर रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आपको किसके साथ निकालनी है, तो मैं बोलूंगा बेस वेक्टर के साथ। बेटा रिजल्टेंट वेक्टर तो ये गया है, ये गया रिजल्टेंट वेक्टर फाइनल अपना वेक्टर। छाता तो अपन ने ऐसे उठाया, अब छाते के 2 एंगल है सर, नीचे वाले के साथ या ऊपर वाले के साथ, एक ऐसा ऊपर वाले के साथ और एक ऐसा, मतलब हमसे एंगल या जमीन से एंगल, 2 बातें ना। तो सब लोग ये वाला एंगल निकालते तो हम लोग भी ये वाला एंगल निकालेंगे। ये छोटा सा एंगल, ये पूरा थीटा था, पूरा थीटा था, इस छोटे से एंगल का नाम दे दिया क्या अल्फा। क्या नाम दे दिया अल्फा, तो हमको अल्फा चाहिए अल्फा। तो डायरेक्शन मतलब एंगल, फिजिक्स में डायरेक्शन का मतलब एंगल, समझ गए ना, फिजिक्स में डायरेक्शन का मतलब एंगल, आपको ये अल्फा चाहिए तो कौन देगा अल्फा, वही tan थीटा, तो अभी निकालेंगे tan अल्फा। ओके तो डायरेक्शन, ये आर्टिकल बन रहा है क्या, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम वेक्टर ए, वेक्टर ए के साथ इसका डायरेक्शन, बेस वेक्टर के साथ इसका डायरेक्शन। नाउ tan अल्फा tan थीटा इज इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज pm, व्हाट इज बेस om, ओके सो tan अल्फा इक्वल टू pm, द लेंथ ऑफ pm इज b sin theta, so this is b sin theta upon what is this is om, wait om मतलब 2 पार्ट a plus b cos theta, so it is a plus b cos of theta। बच्चों आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास tan अल्फा आ जाएगा और अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे कैसे सॉल्व करने पर आ गया आपके पास tan अल्फा इक्वल टू 1, कितना आ गया tan अल्फा इक्वल टू 1। अब रिकॉल करो अल्फा की किस डिग्री पे लास्ट ईयर 1 मिलता रहा, 45 डिग्री पे, याद आया 45 पे कितनी वैल्यू मिलती थी लास्ट ईयर 1, tan 45 क्या होता था 1, तो रिकॉल करोगे तो अल्फा इक्वल टू कितने डिग्री 45 डिग्री। थोड़ी सी हायर अंडरस्टैंडिंग की बात करोगे तो बच्चों थोड़ा सा और लिख सकते हो, अल्फा इक्वल टू कभी भी ये tan कूद कर वहां जाता है तो बन जाता है tan इनवर्स, क्या बन जाता है, ये बिल्कुल नई चीज है आपके लिए तो थोड़ा सा समझने में अनईजी फील होगा। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, थीटा बड़ा वाला एंगल। अल्फा क्या है, अल्फा है रिजल्टेंट का एंगल, किसके साथ, बेस के साथ। समझ में आया? अब आप एक बार जी भर के हमने जो सोल्यूशन किया उसको देख लो, जो उसमें किया है, और फिर नोट कर लो जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए।